अंधेर राहदारी, लंबी और तारीक, सियाह बूटों की आवाज़, धीरे धीरे उठते भारी कदम जो राहदारी के वश में कमरे के दरवाजे के बाहर रुके। दीवार पर लगी स्क्रीन पर हाथ रखा गया, निशानदही हुई और फिर दरवाज़ा खुल गया। उसके अंदर आते ही दरवाज़ा बंद हो गया। कमरे का माहौल यक ठंडा था। कमरा अगर तारीक नहीं था तो मुकम्मल रोशन भी नहीं था। दरमियान में एक मेज़ थी। मेज़ के पार कुर्सी पर जनरल बैठा था, दोनों हाथ बाहें मिलाए, कोहनियाँ मेज़ पर रखे, सर झुकाए, किसी गैर मरई नुक्ते को घूरता। वो किसी की आमद से बाखबर था भी तो सर उठाकर देखने की जहमत नहीं की थी। वो लड़का धीरे धीरे कदम उठाता कुर्सी के पास आया, हाथ में मौजूद लैपटॉप मेज़ पर रखा और फिर खुद को कुर्सी खींचकर उसके रूबरू बैठ गया। नाक पर चश्मा टिका था, गहरे स्याह बाल हाल ही में सेट किए गए थे। स्याह कोट पैंट पर सफ़ेद रंग का लंबा कोट पहन रखा था। वो शायद अभी बाहर से आया था और आते ही सीधा यहाँ पहुँचा था। तभी उसे कोट उतारने की फुर्सत भी नहीं मिली थी। उसने संजीदा निगाह जनरल पर डालकर लैपटॉप ऑन किया, कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं, कोई वीडियो खोली और फिर स्क्रीन जनरल के सामने कर दी। उस रात के मुतालिक कुछ याद है जनरल? उसकी आवाज़ सर थी, संजीदा और स्पॉट। जनरल ने सर उठाकर निगाहें स्क्रीन पर मरकूज की। वो एम्बुलेंस थी, पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। तारीक रात में एम्बुलेंस का मुसलसल बजता सायरन, खाली सड़कें और फिर उस एम्बुलेंस का उस बड़े से ट्रॉले के अंदर चले जाना। वीडियो ख़त्म हो गई। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। उस एम्बुलेंस में तुम थे जब तुम जख्मी थे, तो वो ये एम्बुलेंस है जिसने तुम्हें लाइब्रेरी से अस्पताल पहुंचाया था। उस लड़के ने तफसील बताई थी। जनरल ने ठहर कर उसे देखा। जिसने भी उस एम्बुलेंस का ताक़ुब किया, ये वीडियो बनाई, उसे यकीनन ये भी मालूम होगा कि उस रात में बेहोश था, मुझे ड्रग्स दिए गए थे, उसने संजीदगी से कहा था। उस लड़के ने सर को ज़रा सी जुम्बिश दी। फिर भी दिमाग पर जोर दो। क्या तुमने कुछ सुना, कुछ महसूस किया? वो लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा। जनरल ने सोचने के लिए बस चंद लम्हात लिए। जहन खाली खाली रहा। उसने सर नफ़ी में हिला दिया। उस लड़के ने गहरी सांस ली, फिर लैपटॉप का रुख अपनी तरफ किया, एक और वीडियो चलाई और जनरल को उस पर निगाह डालने का इशारा किया। उसने दोनों हाथ बाहर मिलाए, निगाहें तिरछी करके लैपटॉप की स्क्रीन को देखा। तड़ातड़ बरसती बारिश में बाएं हाथ में छाता और दाएं हाथ में कॉफ़ी का कप लेकर फुटपाथ पर चलता जनरल और पूरी रफ्तार से आती गाड़ी। सिर्फ चंद लम्हात का खेल था और वो गाड़ी जनरल को संभलने का मौका दिए बिना पूरी कुव्वत से उसे टकराई थी। वो उछलकर पहले गाड़ी की छत पर गिरा और अगले ही लम्हे उसका सर खाक आलूद भीगी सड़क पर टकराया। छाता दूर जा गिरा, कॉफ़ी बहने लगी, उसका सर से खून की एक लकीर निकली थी। कुछ पल बाद एक आदमी उसके पास आया, पंजों के बल उसके सामने बैठा, अंगूठे शहादत और अंगूठे से जैकेट के बाजू को सरकाया, बगौर उसके निशान को देखा और फिर उठकर चला गया। यहाँ वो सीसीटीवी फुटेज खत्म हो गई। कोई अंदाज़ा है ये आदमी कौन था? सांस रोके बिना पलक झपके लैपटॉप की तारीक स्क्रीन पर तकते जनरल ने उस लड़के के सवाल पर चौंक कर उसे देखा। वो उसे नहीं देख पाया। निगाहों के सामने वो मंजर लहरा गया जब समंदर में आग लगी थी। दो बहरी जहाज आतिश के नजर हुए थे। कटी फटी लाशें हर तरफ बिखरी हुई थी। चीखो पुकार की वजह से समंदर की लहरों का शोर दब गया था। वो नफरत भरी निगाहों से उस नौजवान कप्तान को घूर रहा था जब वो दो धारी खंजर उसकी तरफ फेंका गया था। उसने अपने आगा जान की चीख सुनी थी। वो खंजर के निशाने से हटा था। खंजर उसके बाजू को चीरता हुआ गिरा था। उसने पलक झपकी, साफ नजरों से अपने बाजू को देखा। वो लड़का जांचती नजरों से उसके चेहरे पर छह तासुरात को देखने लगा। जनरल ने हाथ बढ़ाकर अपना बाजू से शर्ट को सरकाया था। उस दो धारी खंजर से मिला निशान वाज़ेह हुआ था, किसी शेर का पंजा। ये निशान मुझे दलाल के खंजर से मिला था। वो इस निशान को देख रहा था। उसे अपनी आवाज़ किसी कुएं से आती महसूस हुई थी। उस लड़के ने माथे पर बल डाले उसे देखा था। तुम्हें वॉल्ट के आदमियों से छुड़वाया था हमने। तुम्हें यकीन है वो दलाल है? उसके सवाल पर जनरल ने सर इस बात में हिला दिया, हाथ बढ़ाकर लैपटॉप की स्क्रीन रोशन की और उस शख्स की तस्वीर को जूम किया। उस लड़के ने आगे होकर निगाहें उस तस्वीर पर टिकाई। वो उस खंजर को देखने में कामयाब रहा जो जनरल उसे दिखाना चाहता था। वो लब सुकेरता कुर्सी से टिक लगा गया। मतलब अब्राहम वॉल्ट ही दलाल है, उसने सोचते हुए कहा था। जनरल ने लब दांतों में दबाए, निगाहें मेज़ पर गाड़ी। वो लड़का आंखें छोटी किए जनरल के चेहरे को देख रहा था। वो कमज़ोर लग रहा था, चेहरे से नकाहत झलक रही थी। वो बहुत बड़े हादसे से गुजरा था। उसका यूँ उठ जाना भी गनीमत था, मगर उसके चेहरे पर ये तासुरात उस हादसे की वजह से नहीं थे। वो कुछ सोच रहा था, उस पर कोई इंकिशाफ हुआ था। तुम ठीक हो जनरल? उससे रहा नहीं गया था। समंदर से किसे मोहब्बत है? उसका सवाल खासा गैर मुतवक्का था। हमारे दरमियान तो सिर्फ तुम्हें, उसने मुकम्मल यकीन से जवाब दिया था। जनरल का सर बेख्तियार नफ़ी में हिला था। दलाल को, वो बहरी कज़ाक है।
वो नौजवान कप्तान जिसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा समंदर में गुजरा है, उसने धीमी आवाज़ में कहा था। वो लड़का चंद पल कम फहमी से उसे देखता रहा, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हो, और अगले ही लम्हे वो बुरी तरह चौंका था। तुम कहना चाहते हो कि दलाल तुम्हें ढूंढ रहा है? एक नौजवान कप्तान उस बच्चे को ढूंढ रहा है जिसे अपने दादा के बाद उसके बहरी जहाज़ का कप्तान बनना था। यानी ये लड़ाई सिरे से समंदर की है। वो तुमसे लड़ना चाहता है क्योंकि समंदरों में उसके लिए तुम खतरा हो। समंदर से बाहर की दुनिया में उसे कोई दिलचस्पी नहीं। वो बात की तह तक पहुंचा था। चंदन ने सर धीरे से इस बात में हिला दिया। वो लड़का हैरत से उसे देख रहा था। तो ये सब, ये इतना जुल्म, ये दरिंदगी, ये जंगें, कत्लो कताल, सब समंदर की वजह से थे? वो भी हैरान था, बेहद हैरान, क्योंकि दलाल एक बहरी कज़ाक है। उसकी आवाज़ पर कई पल कमरे में सन्नाटा छाया रहा था। वो लड़का टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था। दलाल अल ज़रकावी सर को ढूंढ रहा है, क्योंकि जिस बच्चे को उसने उस शाम आग की नज़र होते बहरी जहाज़ के अर्शे पर देखा था, उसे अल ज़रकावी ने पनाह दी थी। ये समंदर था जिसकी सल्तनत के लिए दलाल ने जंदल्ला के मुजाहिदीन का कत्ले आम किया था। गौर करो, आगा जान बहरी जहाज़ के कप्तान थे। ख़याम का घर मराकश में था, मगर समंदर के पास। ज़ियाद का घर लाइट हाउस के साथ था। खुद ज़ियाद उस लाइट हाउस को रोशन करने जाता था। मुआविया, दहिया, सनान और आलियान, कहीं न कहीं उन सब का ताल्लुक समंदर से था, और तभी दलाल उन सब का कातिल बना था। उसे समंदर से गर्ज है। दलाल समंदरों का आशिक है। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई थी। वो लड़का सांस रोक के उसे सुन रहा था। वो अपने दुश्मन के मकसद तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। उनका दुश्मन जिस मकसद के लिए जंग करता था, वो मोहब्बत नामी एक जज्बा था। समंदरों से मोहब्बत, मोहब्बत जो हवस में बदली थी, ज़्यादा की चाह, मुकम्मल पा लेने की ख्वाहिश, समंदरों की सल्तनत पर कब्जा करने का जुनून। और इसीलिए उसे तुम्हारी तलाश है, क्योंकि समंदरों से मोहब्बत तुम्हारे खून में है। वो उस लड़के की बात पर सर को जुम्बिश दे गया। वो लड़का गहरी सांस लेता पीछे हुआ था। ये सब मेरे लिए वाक़तन हैरान कुन है। शायद आज मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि कैसे समंदर की मोहब्बत मौत तक ले जाती है। समंदर की अथाह गहराइयाँ क्यों खौफनाक होती हैं। उसने झुरझुरी ली थी। चंदर हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे हुआ था। आंखें उसकी आंखों में गाढ़ी थी। कभी खुद को उन अथाह गहराइयों में गिरता हुआ पाओगे तो जानोगे कि ये मोहब्बत जालिम क्यों होती है। उसकी आंखें चमकी थी। वो लड़का उसे देखकर रह गया। खैर, तुम्हारे लिए एक काम है। क्या? अभी तो उठा हूँ, कुछ कह नहीं रहा, मगर दर्द हो रहा है मुझे शदीद किस्म का। वो उस पर बिगड़ा था। क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स को बुलाया है, तुम्हारा फाइनल चेकअप करके 2-3 इंजेक्शन ठोक देंगे, चलने फिरने के काबिल हो जाओगे। वो उस लड़के को बस देखकर रह गया। अब्राहम वॉल ने कंपनी ईज़ा के नाम कर दी है। ईज़ा सुबह कंपनी जाएगी, और चूंकि उसे हिफाजत की ज़रूरत है तो तुम उसके बॉडीगार्ड बनोगे। हुक्म सादिर कर दिया गया था। ईज़ा सब जान चुकी है क्या? उसके माथे पर बल नमूदार हुए थे। हाँ, जब तुम ख्वाबों खरगोश के मज़े ले रहे थे तो यहाँ एक के बाद एक इंकिशाफ हुआ है, इसीलिए वक्त ज़ाया किए बिना तैयार हो जाओ। अब्राहम ने कंपनी बिना किसी मकसद की ईज़ा को नहीं दी। 99% उम्मीद है कल कंपनी पर हमला होगा, तैयार रहना। उस लड़के ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा था। 99% उम्मीद किसने दिलाई? हमारे अपने भी कुछ खुफिया ज़रा हैं। वो बेफिक्री से कंधे उचकाकर लैपटॉप उठाता उठ खड़ा हुआ। जंदल ने सर को जुम्बिश दी, मगर फिर गर्दन तिरछी करके बाएं तरफ दीवार को देखा। दीवार जिसके पास यकीनन कई नज़रें उस पर थीं। वो चंद पल उस दीवार को तकता रहा, फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे चलता उस दीवार के पास आया था, बहुत करीब, यहाँ तक कि अगर एक कदम मज़ीद उठाता तो शीशे से टकराता। शीशे के पार ईज़ा सांस रोके उसे देख रही थी, बिना पलक झपके, सुस्त पड़ती धड़कनों के साथ। उसके बराबर में जैकेट की जेबों में हाथ डाले सफ़ेद रुमाल वाला लड़का खड़ा था। आंखें छोटी किए बगौर उसे देखता। क्या देख रहे हो? उस लड़के ने पीछे से आवाज़ लगाई थी। मैं वसौक से कह सकता हूँ कि शीशे के पास अल ज़रकावी सर खड़े हैं, उसने ठहर कर कहा था। सफ़ेद रुमाल वाले लड़के ने बेइख्तियार अपने जेबों से हाथ निकाले। बिना पलक झपके जंदल को देखा था, जो एक संजीदा निगाह शीशे पर डालकर पलट चुका था। हजार एहतियात सही, मगर वो उन्हें मात नहीं दे सकता था। ये लोग इस मैदान के पुराने खिलाड़ी थे, महसूस कर लिया करते थे, ताक कर अंदाजे लगाते थे। ये वो लोग थे जिनका कोई निशाना नहीं चूकता था।
अगर वॉल ने कंपनी मुझे दे भी दी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। DW का प्रोजेक्ट तो वैसे भी बार कंपनी के ज़ेरे निगरानी था। कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है जो वॉल के खिलाफ सबूत पेश करे। अगर ऐसा होता तो वहाँ का मैनेजर ख़याम सबसे पहले अब्राहम की हकीकत जान चुका होता। इज़ा की बात पर उसने गहरी सांस लेकर कुर्सी से टेक लगाई थी। लेकिन अगर वॉल कंपनी तुम्हारे नाम कर चुका है तो यकीनन वो कंपनी के ज़रिए कुछ करेगा। उसने पुरसोच निगाहों से इज़ा को देखते हुए कहा था। हो सकता है वो कंपनी में आग लगवा दे, धमाका करवा दे, अपनी फौज उतारे। इस सूरत में हम क्या करेंगे? आखिर जानते बूझते हम क्यों कुएं में गिरे? वो उलझन का शिकार हुई थी। इज़ा, अगर वो कुछ ऐसा करने का प्लान कर रहा है तो हम उसे इस्तेमाल करेंगे। तुम अपने लोगों से कहो, अगर ऐसी कोई भी इत्तला मिले तो फ़ौरन आगाह करें। इसकी ज़रूरत नहीं है। वो जानते हैं हर मामले से मुझे बाखबर रखना है। उसने मुंह के जाविये बिगाड़े थे। उस लड़के ने सर को जुम्बिश दी, फिर दोनों हाथ बाहर मिलाए कोहनियाँ मेज़ पर रखकर आगे हुआ। ख़याम का मामला संभाल लिया था? उसे शक तो नहीं हुआ? उसके सवाल पर इज़ा ने लब दांतों में दबाए थे। मुझे लगता है उसे शक हो गया है, उसने धीमी आवाज़ में कहा था। उस लड़के ने चौंक कर उसे देखा। वो कल रात जब तुमने उसे भेजा था तो वो सफ़ेद रुमाल से चेहरा ढक कर आया था और उसने मुझसे सवाल भी किया था कि मैं उसे देखकर फ़ौरन गाड़ी से क्यों उतरी। यकीनन मैं किसी के इंतज़ार में थी। अब मुझे क्या मालूम वो तुम नहीं थे, ख़याम था। वो बुरे बुरे मुंह बनाती कुर्सी से सर टिका गई। ऊंची पोनी में बंधे बाल कंधे पर ढलक आए और वो उसे देखकर रह गया। और कुछ? वो कुर्सी से टेक लगाए, टांग पर टांग चढ़ाए उससे पूछ रहा था। गर्दन गिराए छत को तकती वो यकीनन उसे मज़ीद कुछ बताना चाह रही थी। कल रात वो अब्राहम के घर की सिक्योरिटी चेक करने के लिए अंदर आया था। कहाँ कितने गार्ड्स हैं, कौन सा रास्ता कहाँ मिलता है, अंदर कैसे दाखिल होना है। 20 मिनट गुजरने के बाद वो घर में दाखिल हुआ, मगर मुझ तक 10 मिनट बाद पहुंचा। वो अपना काम करने आया था। वो यूं ही गर्दन गिराए तलखी से हल्का सा हंसी। आंखों में न जाने क्यों नमी चमकी थी। उसने मुझे अपना कोट दिया, मुझे ठंड से बचाने के लिए अपना रुमाल मेरी गर्दन के गिर्द लपेटा। सुनने में देखने में ये कितना अच्छा लगता है। वो मेरी फिक्र करता है, मुझे ठंड से बचाना चाह रहा था, मगर हकीकत यह है कि वो ये ढूंढ रहा था। उसने आराम से अपने कान में लगा छोटा सा आला निकाला था, सफ़ेद रंग का और बिल्कुल छोटा। उसने बगौर इज़ा के हाथ में मौजूद आले को देखा। यह आला उसने ही इज़ा को दिया था। वो नहीं ढूंढ पाया, वो पीछे हट गया। वो ऐसा ही है, उसने हमेशा मुझे इस्तेमाल किया है। उसने मुझे सहाफ़त की तरफ लौटाया। उसने मुझे बताया कि वो मेरी हिफाजत कर सकता है और ये कि मैं उसके लिए ख़ास हूँ, मगर वो बहुत मतलबी है। हर मामले में अपनी गर्ज ढूंढ लेता है। उसे शक है मैं उसे धोखा दे रही हूँ। उसे लगता है मैं तुम्हारे साथ राब्ते में हूँ। मैं उसे यकीन नहीं दिला पाई कि मैं वही मासूम इज़ा हूँ जिससे वो पहली बार मिला था, जिसे उसने कहा था कि नामुमकिन को मुमकिन बनते देर नहीं लगती अगर इरादे ठोस हों। उसकी आंखों के आगे आंसुओं की दबीज तह ठहरने लगी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए गर्दन उठाकर सामने देखा। उसे अगर तुम पर यकीन नहीं है तो वो उस पर भी यकीन नहीं करेगा कि तुम हमेशा से हर चीज़ से वाकिफ़ थी। उसे यकीन दिलाया गया था। इज़ा जवाबन खामोश रही थी। वो बगौर उसकी आंखों में झांकता उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिनमें अजीब सी उदासी थी। वो उस उदासी को अल्फाज देना चाहता था, मगर कोई लफ्ज़ उसके आगे ठहर ही नहीं रहा था। तुम्हें वो अच्छा लगता है? उसका सवाल खासा गैर मुतवक्का था। इज़ा ने चौंक कर उसे देखा। तुमने ये सवाल क्यों किया? उसकी पेशानी शिकन आलूद हुई। मुझे बस ख्याल आया। उसने बात घुमाई थी। इज़ा ने ठहर कर उसे देखा। वो अच्छा है, मगर हकीकत जानकर मुझे वो कभी अच्छा नहीं लगा। उससे बैद नहीं है, वो अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने मुंह के जाविये बिगाड़े थे। और जनरल, सुना था तुम मुझसे शादी करने जा रही हो। मुझसे उल्टे सीधे सवाल मत करो। मैं तुम्हें उसके मोबाइल पर कोई पैगाम आया था। वो कुछ कहते कहते रुक गई। माथे पर बल डाले उस पैगाम को देखा। अब्राहम ने सुबह 25 आदमियों को कंपनी पर हमला करने का हुक्म दिया है, उसने इत्तला दी थी। तब फिर हमारा अंदाज़ा दुरुस्त था। फिर हम भी इस खेल में शामिल होने की तैयारी करते हैं। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा। क्या करने जा रहे हो? ये हमला हम आवाम को लाइव दिखाएंगे। देखते हैं क्या तूफान खड़ा होता है। पीके जरा सी नीचे सरकाकर वो पलट गया। इज़ा ने पुरसोच निगाहों से उसकी पुष्ट को देखा था। ये लड़का
وہ نہیں جانتی تھی یہ کون تھا، مگر اس وقت بس یہی تھا جس پر اسے اعتماد تھا۔ وہ اس قابل تھا کہ اس پر اعتماد کیا جائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے محسوس ہوتا تھا ان دونوں کی ایک کہانی ایک سی ہے۔ کہیں کسی موڑ پر ان کی کہانی میں کئی مشترکہ چیزیں ہیں۔ چیختے چلاتے لوگ صرف چند لمحات میں کمپنی خالی کر چکے تھے۔ جنہیں نکلنے کا موقع نہیں ملا وہ کمروں میں بند ہو گئے۔ گنتی کے 2-3 فرد ہی تھے جنہیں نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ سوات تیزی سے اندر آئی تھی۔ خیام کی نگاہیں اس پر ٹکی اور پھر ایزا پر۔ سوات، ایزا کو آفس میں لے جاؤ۔ جندل، تم میرے ساتھ آؤ، انہیں نیچے پہنچنے سے روکنا ہے ہر حال میں۔ وہ تیزی سے حکم صادر کرتا پلٹ گیا۔ جندل اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سوات عجلت میں ایزا کی طرف آئی، اس کی کلائی پکڑی اور پھر اس کے آفس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دوڑتے بھاگتے قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ خیام اپنے آفس میں آیا، جلدی سے میز کی دراز کھول کر پستول نکالی، ساتھ ہی 2 میگزینیں نکال کر جندل کی طرف اچھالی جو مہارت سے انہیں پکڑ چکا تھا۔ وہ باقی میگزینیں اپنی جیبوں میں اڑستا اس کے ساتھ باہر کو لپکا۔ وہ دونوں تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے۔ بھاری بوٹوں کی آواز قریب آتی گئی، فاصلہ مٹتا گیا۔ ان کا سامنا 4تھی منزل پر ہوا۔ دونوں طرف سے بیک وقت فائرنگ ہوئی تھی۔ دیواروں کی اوٹ میں ہو کر انہوں نے زینوں پر ہی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اندھا دھند دیواروں سے ٹکراتی گولیاں، فائرنگ کا شور، ٹوٹتے شیشے، سب کچھ خوفزدہ کرنے والا تھا۔ یہ کمپنی پہلی بار اس قسم کی صورتحال سے گزر رہی تھی۔ سوات ایزا کو آفس میں لائی، اسے وہیں رکنے کا اشارہ کر کے دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے پلٹی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے راہداری میں آئی تھی۔ نگاہ سامنے سے آتے 3 نقاب پوشوں پر ٹکی۔ اس کے اٹھتے قدم تھم گئے۔ ان تینوں میں سے ایک تیزی سے اس کی طرف جھپٹا تھا۔ وہ فوراً سے ایک طرف ہوتی اس کی گدی پر مکہ رسید کر چکی تھی۔ دوسرے نے اس کے پاؤں میں اپنا پاؤں پھنسا کر اسے گرانا چاہا، مگر وہ تیزی سے اس کا وار ضائع کرتی اس کے پیٹ پر مکہ رسید کر گئی تھی۔ تیسرے نے اس کا حجاب کھینچنا چاہا تھا جب وہ اس کا بازو پکڑ کر مروڑ چکی تھی۔ چٹک کی آواز سے بازو کی ہڈی چٹکی تھی۔ وہ ڈر سے چلایا تھا۔ وہ اسے لاتعصیب کرتی دور دھکیل چکی تھی۔ اسی اثنا میں باقی دونوں آدمی سنبھل چکے تھے اور اب اس پر وار کرنے کے لیے پل توڑ رہے تھے۔ اس بار پہلا وار اس نے کیا تھا، جس کے جواب میں ایک آدمی نے زوردار تمانچہ اس کے رخسار پر رسید کیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھی، خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا جو اس پر جھپٹنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے دائیں طرف ہوتی اس کی ٹانگ پر لات مارتی اسے منہ کے بل گرا چکی تھی۔ اب باقی دونوں آدمی اس کی طرف بڑھے تھے۔ وہ ان کے ساتھ مصروف تھی جب دروازے سے زیاد اور زرار داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں تیزی سے اندر آئے تھے۔ زرار نے ایک آدمی کو قابو کیا تھا۔ زیاد نے سوات پر وار کرتے آدمی کی گردن کو دبوچتے ہوئے اس کا سر دیوار میں دے مارا تھا۔ زیاد عجلت میں اس کی طرف پلٹا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ تیزی سے اسے کونی سے پکڑ کر آگے بڑھا۔ چہرے پر انتہا کی سنجیدگی تھی۔ آخری آدمی کو گراتے زرار نے ماتھے پر بل ڈالے زیاد کی پشت کو دیکھا تھا۔ اوئے اوئے، رکو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ اس اچانک افطار پر ہڑبڑا کر پوچھ رہی تھی۔ زیاد نے جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی تیز رفتار کے سبب وہ تقریباً اس کے پیچھے گھسیٹتی جا رہی تھی۔ وہ اسے اس آفس میں لایا تھا جہاں ایزا موجود تھی۔ دروازہ کھول کر اسے اندر لا کر جھٹکے سے اس کی کونی چھوڑی اور پلٹ کر باہر نکل گیا۔ رکو رکو زیاد! وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی تھی۔ زیاد، میں تمہاری جان لے لوں گی، دروازہ کھولو! وہ چلائی تھی۔ وہ اپنی پستول نکالتا اس کی چیخوں کو نظر انداز کرتا زرار کے ہمراہ زینوں کی طرف بڑھ چکا تھا۔ دونوں طرف سے مسلسل ہوتی فائرنگ نے ماحول میں تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ سفید زینوں سے خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ یقیناً دوسری طرف 2-3 آدمی ڈھیر ہوئے تھے۔ خیام نے اپنا ہاتھ روکتے ہوئے برابر میں کھڑے جندل کو دیکھا۔ ایسے کام نہیں چلے گا، مجھے کور کرو! فائرنگ کرتے جندل نے سر کو جنبش دی۔ خیام تیزی سے زینوں کی طرف بڑھا۔ کئی پستولوں نے اسے اپنے شانے پر لیا، مگر کسی کو ٹریگر دبانے کی مہلت نہ ملی۔ دونوں ہاتھوں میں پستولیں لے کر فائرنگ کرتا جندل ان سے یہ موقع چھین چکا تھا۔ وہ زینوں کے سرے پر آیا تھا۔ نقاب پوش پیچھے ہٹ کر دیواروں کی اوٹ میں ہو گئے تھے۔ عین اسی وقت جندل، زرار اور زیاد بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ چاروں نے جلدی سے اپنی جگہیں سنبھالی تھیں۔ پستولوں سے نکلتی گولیاں عمارت کے شیشوں کو چکنا چور کر رہی تھیں۔ دیواروں میں سوراخ ہو رہے تھے۔ 4 سے 5 لاشیں گر چکی تھیں۔ سفید فرش پر خون بہہ رہا تھا۔ اسی وقت کسی نے اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹا سا بم کی طرح کا آلہ ان کی طرف پھینکا۔ فرش سے ٹکراتے ہی سرمئی رنگ کی گیس اس سے نکلنے لگی۔ آن کی آن میں وہ سب اس کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ بہت کوشش کے باوجود کوئی بھی ارد گرد کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ گیس ان کے نتنوں سے ٹکراتی سانس کے ذریعے اندر جانے لگی۔ ان کے لیے سانس لینا محال ہوا تھا۔